हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों की जो क्वेश्चंस की बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी, उस क्वेश्चंस की सीरीज में हम देख रहे थे 1200 क्वेश्चंस। ये 1200 क्वेश्चंस केवल कहने के लिए, लेकिन हम लोग जो फैक्ट्स तैयार करेंगे तो इनके 4 गुना फैक्ट्स बन जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे ही साथ में हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके आगामी परीक्षा, जो भी आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली है, उसमें जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस नए बन सकते हैं, सारे के सारे यहाँ से हम लोग ऐड करते रहते हैं। मतलब वो पॉइंट्स हम लोग पढ़ते रहेंगे और आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। अगर ये प्रीवियस ईयर तो साथ में होंगे ही होंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके बनेंगे वो भी यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था कौन सा, कि गिद्ध में पैरों का प्रकार क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कह रहा कि पक्षियों में क्या होता है, मतलब बर्ड्स है। पक्षियों में क्या होता है, तो ऑप्शन ए है तेज दृष्टि यानी शार्प आईसाइट, दूसरा है तीव्र गंध शक्ति, तीसरा है दोनों ए और बी, और लास्ट है तेज दृष्टि और कमजोर गंध शक्ति। तो आप देखोगे बेटा, क्या आप देखोगे, कहने का मतलब क्या है, कह रहा कि तेज दृष्टि और कमजोर गंध शक्ति। ऑप्शन नंबर डी तो राइट हो जाएगा। कि क्या होता है, जो पक्षी होते हैं हमारे, जो हमारे पक्षी होते हैं उनमें क्या होता है, उस पक्षियों में जो दृष्टि होती है वो तेज होती है, और जो गंध शक्ति होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है। तो लिखेंगे तेज क्या होता है इनका, पक्षियों की अगर हम दृष्टि की बात करें, जो हमारे पक्षी होते हैं, पक्षियों के पक्षियों की दृष्टि क्या होती है बेटा, पक्षियों की जो दृष्टि है वो क्या हो जाती है, तो आप कहोगे सर अत्यधिक तेज होती है। जो इनकी दृष्टि होती है वो क्या होती है, अत्यधिक तेज होती है। अत्यधिक क्या होती है बेटा, अत्यधिक तेज होती है। तभी देखना पक्षी क्या करता है, दूर से शिकार कर लेता है। क्या करता है, तो ये दूर से क्या कर लेता है, जो दूर से शिकार या भोजन देखने में मदद करता है। जो जो दूर से क्या करता है, जो दूर से शिकार, दूर से शिकार या भोजन देखने में मदद करता है। भोजन देखने में भोजन देखने में क्या करता है, भोजन देखने में मदद करता है या मदद करती है। ठीक है ना? अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो बाज में जो होता है, बाज में 8 गुना बेहतर होता है इससे। जैसे जैसे बाज में इससे 8 गुना बेहतर, बाज में 8 गुना बेहतर होता है, 8 गुना बेहतर। ठीक है ना? 8 गुना बेहतर होता है। तो अगर हम लोग बेटा कहें क्या, कि पक्षियों की दृष्टि जो होती है अत्यधिक तेज होती है, जो दूर से शिकार भोजन में देखने में मदद करती है, और बाज में ये 8 गुना बेहतर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे क्या, ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनकी दृष्टि कैसी होती है बेटा, इनकी दृष्टि बहुत ही तेज होती है, और साथ ही साथ कमजोर गंध शक्ति, कमजोर गंध शक्ति। ठीक है, हम लोग देखें क्या, पक्षियों में ध्वनि बॉक्स या वॉइस बॉक्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है। जो पक्षी होते हैं, तो पक्षियों का ध्वनि बॉक्स, क्या पक्षियों का जो ध्वनि बॉक्स होता है उसको क्या कहते हो, देखना बेटा। जो पक्षियों का ध्वनि बॉक्स होता है हमारा, जो पक्षियों का ध्वनि बॉक्स होता है उनको क्या कहते हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं, तो पक्षियों का जो ध्वनि बॉक्स होता है, इनका जो ध्वनि बॉक्स होता है या वॉइस बॉक्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं बेटा सिरिंग्स। क्या कहते हैं, सिरिंग्स। ठीक है ना? स्पेलिंग देख लो, सिरिंग्स। ठीक है, अगर हम बात करें साथ ही साथ लैरिक्स भी ऑप्शन दिया गया, तो लैरिक्स किसका होता है, तो आप कहोगे सर स्तनधारियों का होता है। स्तनधारियों में क्या होता है, स्तनधारियों में बेटा, स्तनधारियों का ध्वनि क्या होता है, तो आप कहोगे बेटा क्या, लैरिक्स। लैरिक्स। ठीक, क्या हो जाएगा, लैरिंग्स। ध्यान रखना बेटा, यानी LARYNX, LARYNX। क्लियर है ना? तो जो आपके पक्षी होते हैं उनका ध्वनि क्या होता है, सिनिक्स कहते हो, और जो स्तनधारी होता है उनका जो लिरिक्स होता है उसको क्या कहते हो, लैरिक्स कहते हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, किसका कहा गया है, पक्षियों का कहा गया, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बेटा राइट हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सिरिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पक्षियों की उड़ान मांसपेशियां कहाँ जुड़ी होती हैं। जो पक्षी होते हैं उनकी जो उड़ान होती है, मांसपेशियां कहाँ जुड़ी होती हैं। ऑप्शन इज
क्लेविकल, ऑप्शन एक है हमारा क्लेविकल, सेकंड है कील ऑफ स्टर्नम यानी स्टर्नम की कील, थर्ड है आपका स्कैपुला, एंड लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कॉर्काइड। तो ध्यान रखना बेटा, जो पक्षियों की उड़ान है, मांसपेशियां कहाँ पर जुड़ी होती हैं, तो वो आपकी जुड़ी होती हैं स्टर्नम की कील पर। किस पर जुड़ी होती हैं? स्टर्नम की कील पर जुड़ी होती हैं। तो लिख लेना बेटा स्टर्नम की कील पर, स्टर्नम की कील। ये क्या करता है तो ध्यान रखना, उड़ान की शक्ति बढ़ाता है। क्या करता है? जो स्टर्नम की कील होती है बेटा, जो स्टर्नम की कील होती है, स्टर्नम की कील जो होती है, ये क्या होती है? तो ये पक्षियों में पक्षियों में पक्षियों में उड़ान मांसपेशियों, क्या उड़ान मांसपेशियों के लिए, उड़ान मांसपेशियों के लिए, उड़ान मांसपेशियों के लिए बड़ा लगाव क्षेत्र, बड़ा लगाव क्षेत्र प्रदान करती हैं, बड़ा लगाव क्षेत्र प्रदान करती हैं, जो उड़ान शक्ति बढ़ाती हैं। और साथ ही साथ क्या, जो उड़ान शक्ति बढ़ाती हैं, उड़ान शक्ति बढ़ाती हैं बेटा। क्लियर है ना? क्या कहने का मतलब है, ये जो हमारी स्टर्नम की कील है, अगर पूछा जाए स्टर्नम की कील क्या करेगा, तो आप कहोगे सर पक्षियों में उड़ान मांसपेशियों के लिए ये बड़ा लगाव क्षेत्र प्रदान करती, और साथ ही साथ ये हमें उड़ान शक्ति भी प्रदान करती, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका स्टर्नम की कील। ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टर्नम की कील, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किस पक्षी में आपके बेटा क्या होते हैं, किस पक्षी में दांत थे? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन है ईमू, ऑप्शन है आर्कियोपटेरिक्स एंड पेलिकन। तो ध्यान रखना बेटा, अगर बात करी जाए किस पक्षी में दांत थे, विच बर्ड हैड टीथ, तो आप कहोगे सर क्या, आर्कियोपटेरिक्स। और किसी में दांत नहीं होते, लेकिन किस में दांत होते हैं? तो आर्कियोपटेरिक्स में होते हैं। अगर हम बात करें शुतुरमुर्ग की, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा पक्षी, क्या आप कहोगे सर सबसे बड़ा पक्षी, क्या सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाता है? तो सबसे बड़ा हो जाता है पक्षी आपका शुतुरमुर्ग। और ये सबसे तेज भी दौड़ता है, क्या ये सबसे तेज भी दौड़ता है, और साथ ही साथ ये कहाँ रहता है? तो आप कहोगे ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप कहोगे सर अफ्रीका में पाए जाते हैं। और किस में दांत होते हैं? तो आपके दांत हो जाते हैं आर्कियोपटेरिक्स में, आर्कियोपटेरिक्स में आपके दांत हो जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आर्कियोपटेरिक्स। अगर कहा जाए कि जो आर्कियोपटेरिक्स थे, इनका जो जीवाश्म था कब मिला था? तो 1861 में। आपसे कहा जाएगा कि इनका जीवाश्म किसका, इसका जो बेटा जीवाश्म है, इनका जो जीवाश्म है ये कब मिला था? तो कहोगे सर 1861 ईस्वी में मिला था। इनका जीवाश्म कब मिला था? तो 1861 ईस्वी में मिला था। और कहाँ पे मिला था? तो कहोगे जर्मनी में मिला था। कहाँ मिला था? तो जर्मनी में मिला था। जर्मनी, ध्यान रखना इसकी राजधानी बेटा बर्लिन होती है। और ये किसका सिद्धांत है? तो विकास प्रमाण का सिद्धांत है। ये विकास सिद्धांत का प्रमाण है। किसका? विकास सिद्धांत का प्रमाण है। विकास सिद्धांत का प्रमाण है। विकास सिद्धांत का ये क्या है बेटा? प्रमाण है। विकास सिद्धांत का ये प्रमाण है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये हैं आर्कियोपटेरिक्स, इसमें दांत थे, इसमें दांत थे। इनका जीवाश्म कब मिलता है? 1861 में। कहाँ? तो जर्मनी में। और ये क्या है? विकास सिद्धांत का प्रमाण है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आर्कियोपटेरिक्स। क्या हो जाएगा? आर्कियोपटेरिक्स। कह रहा कि पक्षियों की कशेरुकाएं कैसी होती हैं? एम्फीकोइलस होती हैं, हेट्रोकोइलस होती हैं, या गैस्ट्रोकोइलस होती हैं, या प्लेटिकोइलस होती हैं? तो बात की जाए पक्षियों की जो कशेरुकाएं होती हैं वो कैसी होती? तो कैसी होती बेटा? हेट्रोकोइल्स होती हैं। ध्यान रखना कैसी होती हैं? हेट्रोकोइल्स होती हैं। तो लिख लेना जो हेट्रोकोइल्स कशेरुकाएं किस आकार की होती हैं, अगर पूछ लिया कैसी होती हैं, तो होती तो है हेट्रोकोइल्स। कैसी होती हैं? हेट्रोकोइल्स होती हैं। तो ऑप्शन देखो हेट्रोकोइल्स, हेट्रोकोइल्स। ठीक है, पूछा जाएगा ये जो पक्षियों की कशेरुकाएं कैसी होती, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर ये हेट्रोकोइल्स होती हैं। साथ ही साथ पूछा जाएगा इनकी आकृति या आकार कैसा तो है, तो आप कहोगे सर ये सैडल आकार की होती हैं। ये कैसी होती हैं? तो आप कहोगे कि सर ये हमारी सैडल आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? ये सैडल आकार की होती हैं, जो गर्दन को क्या लचीलापन प्रदान करती हैं। जो हेट्रोकॉइल्स होती हैं कैसी होती हैं? तो सैडल आकार की होती हैं, जो गर्दन को लचीलापन प्रदान करती हैं। लिख लेना ये क्या करती हैं? तो ये क्या करती हैं? जो गर्दन की जो
गर्दन की उच्च लचीलापन, उच्च लचीलापन प्रदान करती हैं, लचीलापन प्रदान करती हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो हमारे पक्षियों की कशेरुकाएं होती क्या कहलाता, तो हेट्रोकॉइल्स कहलाता है बेटा। किस आकार की होती हैं, किस आकार की होती हैं, तो ये सैडल आकार की होती हैं। साथ ही साथ जो गर्दन की उच्च लचीलापन प्रदान करती है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर कहा जाए कि पक्षियों में सर्वाइकल कशेरुकाएं, क्या अगर कहा जाए पक्षियों में जो सर्वाइकल कशेरुकाएं होती हैं वो अधिक होती हैं, वो क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अगर पक्षियों में सर्वाइकल कशेरुकाओं की बात की जाए तो पक्षियों में सर्वाइकल कशेरुकाएं अधिक होती हैं। सबसे ज़्यादा किसमें, हंस में, हंस में। तो इसका ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेट्रोकॉइल्स। क्या राइट हो जाएगा बेटा, हेट्रोकॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंख बाल जैसा होता है, जिसमें बहुत लंबा सॉफ्ट होता है और डिस्टल छोर पर कुछ बाप्स होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्विल, फिलोप्लूम, डाउन या कोई नहीं। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है, पंख बाल जैसा होता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा फिलोप्लूम। क्या राइट हो जाएगा, फ्लूप्लूम राइट हो जाएगा। ये पंख इसके कैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं, लंबे सॉफ्ट के साथ। क्या होता है, फिलोप्लूम बेटा, लिख लो फिलोप्लूम। तो ये जो फिलोप्लूम होता है बेटा, ये इसकी जो क्या होता है, पंख कैसे होते हैं, तो बाल जैसे होते हैं। जो पंख होते हैं, पंख कैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं। पंख कैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं, लंबे सॉफ्ट के साथ। क्या आप कहोगे कि सर लंबे सॉफ्ट के साथ, लंबे सॉफ्ट के साथ डिस्टल छोर पर, कहाँ, डिस्टल छोर पर कुछ बॉब्स। ठीक है, संवेदी भूमिका भी निभाते हैं ये, संवेदी भूमिका निभाते हैं, संवेदी भूमिका निभाते हैं, संवेदी भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, संवेदी भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। जो क्विल होते हैं मुख्य उड़ान पंख होते हैं। एक ऑप्शन आपका दिया गया क्विल, तो ये मुख्य उड़ान पंख होते हैं। ये क्या होते हैं, क्विल जो होते हैं मुख्य उड़ान पंख होते हैं। मुख्य उड़ान पंख होते हैं बेटा, मुख्य उड़ान पंख होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे होते हैं मुख्य उड़ान पंख हो जाते हैं। और जो डाउन होते हैं मुलायम होते हैं। डाउन क्या होते हैं, मुलायम और फल्की होते हैं। डाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं, मुलायम और क्या होते हैं, फल्फी होते हैं। मुलायम मुलायम और मुलायम और फल्फी होते हैं। ठीक है ना। तो आपसे कहा क्या गया, आपसे यही कहा गया कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पंख बाल जैसा होता है, तो कौन सा होता है, फिलोप्लूम होता है, बाल जैसा, लंबे सॉफ्ट के साथ ये डिस्टल छोर पर कुछ बॉब्स और संवेदी भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है। और क्विल क्या होते हैं, तो मुख्य उड़ान पंख कौन से होते हैं, तो उन्हें क्विल कहते हैं। और डाउन क्या होते हैं, मुलायम और फल्की होते हैं। तो ऑप्शन आपका फिलोप्लूम, यानी ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका क्या राइट हो जाएगा। फिलोप्लूम को हेयर फेदर्स भी कहा जाता है। ठीक है, फिलोप्लूम को हेयर फेदर्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना, हेयर फेदर्स भी कहा जाता है। पक्षियों की खोपड़ी में क्या होता है, पक्षियों की खोपड़ी में क्या होता है, दो ऑक्सीपिटल कोडाइल्स, एक ऑक्सीपिटल कोडाइल या कई ऑक्सीपिटल कोडाइल्स। तो ये ऑप्शन आपको सीधे सीधे याद करना है बेटा। जो पक्षियों की खोपड़ी होती है, स्कल ऑफ बर्ड्स, क्या जो बर्ड्स का स्कल होता है उसमें क्या होता है, तो एक ऑक्सीपिटल कोडाइल होता है। क्या होता है, एक ऑक्सीपिटल कोडाइल होता है, एक ऑक्सीपिटल कोडाइल होता है बेटा, ध्यान रखना, एक ऑक्सीपिटल कोडाइल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कह रहा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा बेटा शुतुरमुर्गी है, जिसे आप ऑस्ट्रिच बोलते हो। क्या बोलते हो, सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी और सबसे बड़ा पक्षी भी है। ये क्या है हमारा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बेटा क्या है, जीवित पक्षी। सबसे बड़ा ये क्या है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, जीवित पक्षी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जीव भी है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जीव भी है। ठीक है ना, सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी है और साथ ही साथ सबसे बड़ा जीव भी है। और ये कहा जाए कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है,
ये शुतुरमुर्ग कहाँ पर पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है बेटा। कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगर हम बात करें वजन की तो लगभग आप कहोगे सर 150 किलोग्राम, कितना? लगभग 150 किलोग्राम ये होता है। अगर हम बात करें पैगविन की तो पैगविन क्या है? ये ध्यान रखना, ये आपका उड़ नहीं सकता लेकिन तैर सकता है। क्या? पैगविन आपका उड़ नहीं सकता लेकिन तैर सकता है, यानी तैराकी के लिए अनुकूलित होता है। ये क्या होता है? तो ये तैराकी के लिए अनुकूलित होता है। तैराकी के लिए ये क्या होता है? तो तैराकी के लिए आपका अनुकूलित हो जाता है। तैराकी के लिए आपका बेटा क्या हो जाता है? तो तैराकी के लिए अनुकूलित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तैराकी के लिए आपका क्या हो जाता है? अनुकूलित हो जाता है। कौन? पैगविन। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखना अंटार्कटिका में पाया जाता है बेटा। ये आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है, अंटार्कटिका में आपका पाया जाता है, ये आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्लियर है ना। तो ऑप्शन आप ध्यान रखोगे, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी है और सबसे बड़ा जीव भी है। ये पाया कहाँ जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। इसका वजन लगभग 150 केजी, लगभग 150 केजी के आसपास होता है। और सबसे तेज ये दौड़ता भी है। क्या? सबसे तेज दौड़ता भी है। अगर क्या कितना? तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ भी सकता है। कितना? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है, ठीक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विविपोरस है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विविपोरस है? ऑप्शन इज शुतुरमुर्ग, ऑप्शन इज पैगविन, ऑप्शन इज एमू, और लास्ट है अल्ब्राटॉस। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें विविपोरस, विविपोरस क्या होते हैं? तो ये क्या होता है? कोई भी पक्षी विविपोरस नहीं होता, सभी पक्षी क्या होते हैं? ओविपोरस होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं। क्या? अर्थात अंडे देते हैं। बात समझ रहे हो ना, कि कोई भी पक्षी आपका बेटा क्या विविपोरस नहीं होता है, सभी कैसे होते हैं? ओविपोरस होते हैं, क्योंकि क्या होता है? अंडे देते हैं हमारे, अर्थात क्या होते हैं? अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। अगर जैसे बात शुतुरमुर्ग की करें तो शुतुरमुर्ग आपका क्या है? ओविपोरस है। शुतुरमुर्ग आपका क्या है? शुतुरमुर्ग आपका क्या है? ओविपोरस है। क्या है? शुतुरमुर्ग आपका क्या है? ओविपोरस है। शुतुरमुर्ग आपका क्या है बेटा? ओविपोरस है। और ये क्या करता है? ये बड़े अंडे देता है। ये क्या करता है? तो ये बड़े अंडे देता है, ये बड़े अंडे देता है, बड़े अंडे देता है, और उन्हें सेता भी है, उन्हें मतलब सेक कर रखता है। बड़े अंडे देता है, बड़े अंडे देता है, और क्या करता है? उन्हें सेता है, और उन्हें उन्हें सेता है, ठीक है ना। पैगविन भी आपका क्या है? ओविपोरस है बेटा। पैगविन भी क्या है आपका? ओविपोरस है। पैगविन भी आपका क्या है? ओविपोरस है, ठीक है। और बात अगर एमो की जाए तो ये कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। ये कहाँ का है बेटा? तो ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है एमी, ठीक है ना। राइट ऑप्शन आपका हो जाता है अल्ब्राटॉस। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो विविपोरस है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्ब्राटॉस बेटा। शुतुरमुर्ग एक ओविपोरस है, बड़े अंडे भी देता है और यही अंडों को सेकर रखता भी है आपका। और पैगविन भी आपका क्या है? ओविपोरस है। ये नर अंडे को पैरों पर रखकर सेता है। क्या? नर अंडों को क्या करता है? अपने पैरों पर रखकर सेता है। और जो एमो है ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। ओविपोरस। शुतुरमुर्ग आपको पता ही अफ्रीका में पाए जाते हैं। पूछा जाए शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं, तो शुतुरमुर्ग हमारे बेटा अफ्रीका में पाए जाते हैं। लगभग 150 किलोग्राम के आसपास इनका वजन होता है। सबसे तेज दौड़ सकते हैं, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ सकते हैं। पैगविन आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ये आपके अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा अल्ब्राटॉस। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा अल्ब्राटॉस, ठीक है ना। कह रहा कौन सी बड़ी शक्तिशाली मांसपेशियां पंखों को नीचे दबाती हैं? कौन सी बड़ी शक्तिशाली मांसपेशियां, मांसपेशियां किसको? पंखों को नीचे दबाती हैं। ऑप्शन इज पेक्टोरलिस मेजर, ऑप्शन बी पेक्टोरलिस माइनर, एंड ऑप्शन सी इंट्रिसिक मसल, एंड इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कौन सी बड़ी शक्तिशाली हमारी मसल है बेटा, तो वो है पेक्टोरलिस मेजर। कौन सी है? पेक्टोरलिस मेजर है हमारी। ये क्या है? मुख्य उड़ान मांसपेशी है हमारी। क्या है? जो ये पेशी है हमारी, ये क्या है? तो मुख्य उड़ान मांसपेशी बेटा। ये क्या है? तो मुख्य उड़ान मांसपेशी है, ये हमारी मांसपेशी है। ये करती क्या? जो पंखों को नीचे दबाती है। ये क्या कर देती है? तो जो पंखों को नीचे दबाती है, जो पंखों को, जो पंखों को नीचे दबाती है, जो पंखों को नीचे दबाती बेटा, ठीक है ना।
और ये कहाँ से जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है स्टर्नम की कील से। लिख लो, ये मांसपेशी स्टर्नम की कील से जुड़ी होती है। ये मांसपेशी ये मांसपेशी ये मांसपेशी कहाँ से जुड़ी होती है, तो स्टर्नम की कील से जुड़ी होती है। स्टर्नम की कील से जुड़ी होती है। पूछा जाएगा कि ये कहाँ से जुड़ी होती है, तो कहोगे सर स्टर्नम की कील से जुड़ी होती है। स्टर्नम की कील से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। और ये जुड़े होने के साथ साथ क्या करती है, उड़ान शक्ति में ही हमें क्या करती है, उड़ान शक्ति प्रदान करती है। उड़ान शक्ति प्रदान करती है, उड़ान शक्ति भी प्रदान करती है। तो बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आई बेटा। क्या क्या कह रहा है कि जो पेक्टोरलिस मेजर है हमारा, ये मुख्य उड़ान पेशी है जो पंखों को नीचे की ओर दबाती है। क्या करती है, जो पंखों को हमारे नीचे की ओर दबाती है। किससे जुड़ी होती है, तो स्टर्नम की कील से जुड़ी होती है, जो हमारे उड़ान में मदद करती है, उड़ान शक्ति प्रदान करती है। तो बात समझ में, ऑप्शन राइट हो जाएगा पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट कह रहा कि बताओ, नेक्स्ट कह रहा बताओ पैगविन किसके लिए अनुकूलित है। जो हमारा पैगविन है किसके लिए उपयोगी है, तो आप सभी लोग जानते हो, अभी आपको बताया भी था कि जो हमारे पैगविन होते हैं, पैगविन उड़ नहीं सकते हैं। क्या, जो हमारे पैगविन्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बेटा, पैगविन्स होते हैं, जो हमारे पैगविन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। ये हमारे उड़ नहीं सकते हैं, ये हमारे उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन तैर सकते हैं। क्या, ये तैर सकते हैं, यानी तैराकी के लिए अनुकूलित होते हैं। क्या, तैराकी के लिए, तैराकी के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित। तैराकी के लिए क्या हो जाते हैं, तो ये तैराकी के लिए हो जाते हैं बेटा अनुकूलित। क्या हो जाता है, तो ये तैराकी के लिए क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, मतलब तैरने के काम आते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया गया जली जीवन। तो पैगविन क्या है, ये पैगविन आपके जली जीवन यानी तैरने के लिए काम होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये आपके अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये कहाँ, अंटार्कटिका में आपके पाए जाते हैं पैगविन, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेटा जली जीवन। क्या हो जाएगा, जली जीवन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ। क्या हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ हो जाएगा। ये मुख्य रूप से कहाँ, जली जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, तैराकी का काम करते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। क्या, ये उड़ नहीं सकते, इनके पंख क्या होते हैं, फ्लिपर्स जैसे होते हैं। क्या होते हैं, पंख फ्लिपर्स जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पक्षी किसकी उपस्थिति से, जो पक्षी होते हैं हमारे किसकी उपस्थिति से विशेषित होते हैं, यानी बर्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन इज होम्योथर्मिक, नेक्स्ट है हॉनी जॉर्ज और चार कशीय ऑसिफाइड स्केल्टन, या लास्ट है बाई पैडल लोकोमोशन और शरीर पंखों से। कह रहा पक्षी जो हमारे किसकी उपस्थिति से विशेषित होते हैं, तो बेटा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको, बाई पैडल लोकोमोशन और शरीर पंखों से ढका होता है। क्या, बाई पैडल लोकोमोशन, बाई पैडल लोकोमोशन और शरीर पंखों से ढका। क्या, शरीर पंखों से ढका, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ऑप्शन इज फिंच, नेक्स्ट ऑप्शन हमिंग बर्ड, वीवर बर्ड या श्रीव। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बेटा, अगर हम बात करें सबसे छोटे पक्षी की, तो सबसे छोटा इसमें आपका हो जाता है हमी बर्ड। क्या हो जाता है, ये हमिंग बर्ड जो होता है ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। जो हमारा हमिंग बर्ड होता है ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है, लिख लो। जिसमें क्या होता है, जिसमें बी हमिंग बर्ड की लंबाई, जो हमारा ये होता है हमिंग बर्ड, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी बेटा जो ये होता है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है, और जिसमें बी हमिंग बर्ड एक होता है। बी हमिंग बर्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और उसका वजन कितना होता है, 2 ग्राम होता है, ठीक है। जिसमें बी हमिंग बर्ड क्या, जिसमें बी हमिंग बर्ड की लंबाई कितनी होती, 5 सेंटीमीटर की लंबाई कितनी होती, की लंबाई बेटा कितनी हो जाती, 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जाती, 5 सेंटीमीटर, और इसका वजन 2 ग्राम, 2 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। क्या है,
कह रहा कि बताओ सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी हमारा हो जाता है हमिंग बर्ड। ये छोटा ही नहीं, दुनिया का भी सबसे छोटा है, तो दुनिया का भी सबसे छोटा आपका हमिंग बर्ड ही हो जाता है, जिसमें क्या इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और वजन कितना हो जाता है 2 ग्राम के आसपास हो जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट कह रहा दुनिया का लगभग आधा भोजन सिर्फ 3 पौधों से आता है। ये 3 पौधे कौन से, आप सभी लोग समझदार हो कि दुनिया में हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, तो चावल और गेहूं। चावल और गेहूं मतलब रोटी और चावल तो खाने में चाहिए चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका चावल और गेहूं दिया गया है, चावल और गेहूं दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चावल गेहूं और मक्का। क्या बेटा, चावल गेहूं और मक्का, ये दुनिया की मुख्य फसलें हैं। क्या, चावल गेहूं और मक्का। चावल, चावल, गेहूं और मक्का, ये तीनों बेटा हमारी क्या है, ये तीनों मुख्य फसलें हैं। क्या, ये तीनों मुख्य फसलें हैं जो 50% से अधिक कैलोरी प्रदान करती हैं हमें। ये क्या करती हैं, ये मुख्य फसलें हो जाती हैं, और साथ ही साथ ये 50% से अधिक कैलोरी प्रदान करती हैं। 50% से अधिक, 50% से अधिक कैलोरी प्रदान करती हैं, कैलोरी प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं, 50% से अधिक कैलोरी प्रदान करती है, ठीक है ना। अगर बात करें गेहूं, जैसे गेहूं और इनके पूछे जाते हैं कि इनके वैज्ञानिक नाम बता दो, इनके वैज्ञानिक नाम बता दो, तो तुम क्या कहोगे, जो हमारा चावल है इसका नाम होता है ओरिजी सटाइवा। क्या होता है, ओरिजा सटाइवा बेटा। चावल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख लो चावल, चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम अगर तुमसे कहा जाए तो क्या होता है, तो कहोगे ओरिजा सटीवा। क्या होता है, ओरिजा, ओरिजा सटीवा। क्या होता है, ओरिजा सटीवा, ये चावल का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर हम बात करें बेटा गेहूं की, अगर हम बात करें गेहूं की, तो इसका क्या होता है, टेटिकम, टेटिकम एस्टिवम। क्या हो जाता है, टेटिकम एस्टिवम, ठीक है। और ये ध्यान रखना आप, ये दोनों ही आपसे पूछे जाएंगे कि क्या ये जो हमारे मुख्य फसलें हैं, तो मुख्य फसलें हमारी कौन सी हो जाती हैं, चावल गेहूं और मक्का मुख्य फसलें हो जाती हैं, जो 50% से अधिक हमें क्या कैलोरी प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, 50% से हमें अधिक कैलोरी प्रदान करती हैं। चावल जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है ओरिजा सटाइवा, गेहूं जिसका नाम हो जाता है टिटिकम एस्टिवम। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चावल गेहूं और मक्का बेटा। क्या, ये सभी फसलें किस परिवार से आती, तो कहोगे सर ग्रैमनी परिवार से आती। किससे आती, ग्रैमनी परिवार से आती है, बात आपको ध्यान रखनी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवित जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता किस लिए होती, जो हमारे जीवित जीव होते हैं उनकी आवश्यकता किस लिए होती, पोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए। ध्यान रखो बेटा, जो हमारे जीवित जीव होते हैं इनकी जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, इनकी जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, तो महत्वपूर्ण गतिविधियों करने के लिए होता है। क्या, महत्वपूर्ण गतिविधियां जितनी हैं उनको करने के लिए होता है। अगर हम लोग कहें कौन कौन सी, तो कहोगे सर ऊर्जा जो होती है जीवों में विकास, प्रजनन और गति करती। क्या, क्या क्या करती हैं, तो ध्यान रखना, जो बात करें ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, ये क्या करती है, तो जीवों में विकास करती हैं। क्या, जो हमारे जीव हैं, जो हमारे जीव हैं बेटा, इनमें क्या करती, इनमें विकास यानी डेवलपमेंट का काम करती हैं। इनमें क्या करती, विकास करती हैं। साथ ही साथ क्या, प्रजनन गति करती हैं। क्या करती हैं, प्रजनन गति भी करती हैं, प्रजनन गति भी करती हैं। और क्या करती हैं, तो और ये मेटाबॉलिज्म को, और मेटाबॉलिज्म जैसे, और मेटाबॉलिज्म जैसे, मेटाबॉलिज्म जैसे महत्वपूर्ण, मेटाबॉलिज्म जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए, महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए, गतिविधियों के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। जो ऊर्जा है यानी एनर्जी है, जीवों में क्या करता है, विकास और प्रजनन गति और मेटाबॉलिज्म जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक होते हैं। और ध्यान रखना एटीपी ऊर्जा का मुख्य रूप है। क्या, एटीपी की बात की जाए तो एटीपी जो है हमारा, ये ऊर्जा का मुख्य रूप हो जाता है। क्या, ऊर्जा का, ऊर्जा का क्या हो जाता है बेटा, मुख्य रूप हो जाता है। एटीपी ऊर्जा का मुख्य रूप हो जाता है, मुख्य रूप हो जाता है, ठीक है ना। एटीपी होता क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो जाता है, तो एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो जाता है, फुल फॉर्म इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है।
क्लियर है ना? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा महत्वपूर्ण गतिविधियों करने के लिए, क्या जो हमारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उनको करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। जो हमारा सेल होता है बेटा, जो हमारा सेल होता है इसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो आप बताओगे सर इसमें किस रूप में रहती है, डीएनए और आरएनए, केवल डीएनए, केवल एटीपी, एडीपी और डीएनए। तो ध्यान रखना बेटा ये जो सेल में ऊर्जा होती है केवल एटीपी के रूप में संचित रहती है। किसमें? केवल एटीपी के रूप में संचित रहती है, केवल एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी मतलब ये ऊर्जा का मुख्य सोर्स है, पता ही है जो ऊर्जा का क्या है मुख्य है। तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या हो जाता है बेटा, तो ये हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहीं पे कह दिया जाए एडीपी, यहीं पे कह दिया जाए एडीपी क्या है, तो तुम कहोगे सर एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें डीएनए, डीएनए तो डीएनए क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा ना। एक अगर हम कहें आरएनए, अगर हम कहें आरएनए तो ये क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो एटीपी क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीएनए क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म तुम्हें बेटा ध्यान रखने हैं। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो कहोगे केवल एटीपी के रूप में होती है। ये क्या होता है, तो ये ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, एटीपी क्या कहलाता है, ऊर्जा मुद्रा भी कहलाती है। ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी के लिए अधिकतम प्रोटीन, शाकाहारी के लिए अधिकतम प्रोटीन उत्पादन करता है। देखो ध्यान रखना, एक बात आती शाकाहारी, एक बात आती है शाकाहारी और एक बात आती है मांसाहारी, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो शाकाहारी में तो पता ही तुम्हें, शाकाहारी में सबसे ज्यादा दालों का तुम्हें करना चाहिए। अगर दाल नहीं तो तुमसे कहा जाएगा बताओ प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत क्या है, मतलब प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे सर सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्या, सोयाबीन में हमारी सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, तो क्या है, दालों में भी आपका सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं उनमें हमारी क्या है, दालें जो हैं वही क्या होती हैं, उन्हीं में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो मांसाहारी हैं, जो हमारी मांसाहारी हैं उसमें क्या, तो मांस और मछली, मांस और मछली, मांस और मछली में प्रोटीन पाया जाता है। मांसाहारी के लिए किसमें, मांस और मछली में आपका पाया जाता है क्या, मांस और मछली में आपका प्रोटीन पाया जाता है। दालें आप सभी लोगों को पता है, पूछा जाएगा कि ये जो दालें किस परिवार से आती हैं, जो हमारी दालें हैं तो ये दालें किस परिवार से आती हैं, तुम कहोगे सर लेग्यू, लेगिमिनोसी किस परिवार से आती है, तो लेग्यूमिनोसी परिवार से आती हैं। ये किस परिवार से आती हैं, तो लेग्यूमिनोसी परिवार से आती हैं। ठीक है ना, दालें हमारी किस परिवार से आती हैं, तो लेग्यूमिनोसी परिवार से आ जाती हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि जो अनाज होता है जैसे गेहूं हो गया, चावल आ गया, तो ये सब किससे, कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होते हैं। चावल या गेहूं किससे होते हैं, तो आप ध्यान रखना चावल और गेहूं आपके किससे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होते हैं। ठीक है ना। सोयाबीन दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या, सोयाबीन दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कह रहा जैविक प्राणी में ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत क्या है, जैविक प्राणी में ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत क्या है, एटीपी, एडीपी, आरएनए, डीएनए। एटीपी तो ध्यान रखना क्या है बेटा, ये है आपका एटीपी, क्या है, ये है आपका एटीपी, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी क्या है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बेटा। ठीक है ना। और जो आरएनए है तो ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। और जो डीएनए है ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, तो ये है डीएनए, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं।
जैविक प्रणाली में ऊर्जा का जो सामान्य स्रोत है वो क्या हो जाएगा, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। और तुमसे कहा जाए कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था बेटा, जो डीएनए का हमारा क्या था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो हमारा डबल हेलिक्स मॉडल था वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, डीएनए का द्विकुंडलित जो मॉडल था किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो तुम कहोगे सर वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर इसका तो राइट हो जाएगा ए, इसका तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बताओ जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा जो है हमारी, ऊर्जा का सबसे उपर्युक्त रूप क्या है। जो हमारी जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का सबसे उपर्युक्त रूप क्या है, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना रासायनिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा आपकी जो है बेटा, रासायनिक ऊर्जा आपकी जो है, रासायनिक ऊर्जा ये क्या है, तो जीवित प्राणी के लिए सबसे उपर्युक्त है बेटा। ये क्या है, तो सबसे उपर्युक्त है, सबसे क्या उपर्युक्त है, उपर्युक्त है। ये क्या है बेटा, सबसे उपर्युक्त है। ठीक है ना, और किसमें संग्रहित है, तो एटीपी में संग्रहित है। एटीपी में क्या है, ये संग्रहित है, यानी ऑप्शन नंबर बेटा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, रासायनिक ऊर्जा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। और ऑप्शन आपको दिए गए, एक ऑप्शन दिया गया बेटा एडीपी प्लस पीआई प्लस H2O, मतलब इसको आप रिएक्ट करोगे तो क्या आएगा, एटीपी अपॉन एडीपी प्लस पीआई और H2O। ठीक है, तो इस तरह से दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बेटा, तो ये सब आप ध्यान कर लो। इसमें आपको सभी पता होना चाहिए, जैसे आपका CO2 यूज हुआ है, क्या इसमें यूज हुआ है CO2, तो CO2 आपका क्या होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। ये क्या होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या O2 भी यूज हुआ है, तो O2 क्या होता है, तो ये O2 आपका बेटा होता है ऑक्सीजन। O2 क्या होता है, तो ऑक्सीजन। H2O यूज हो जाए तो H2O क्या होता है, ये पानी होता है, पानी यानी वाटर होता है बेटा, पानी यानी वाटर होता है ना। एटीपी यूज हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें O2 यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, यहाँ लिख लो, ऑक्सीजन की खोज आपने की थी जी प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा हो जाती है, जी प्रिस्टले के द्वारा इनकी खोज हो जाती है। ठीक है ना, जी प्रिस्टले के द्वारा। इसी से आपका हाइड्रोजन निकल आएगा, और हाइड्रोजन की खोज किसने कर दी थी, तो हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने बेटा। हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा एडीपी, डी ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, एडीपी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या राइट हो जाएगा, एडीपी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटीपी को क्या कहा जाता है, एटीपी को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, दोनों ए और बी। तो एटीपी अभी तो बताया था, एटीपी हमारा क्या कहलाता है, एटीपी हमारा ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्जा मुद्रा कहलाता है, यानी एनर्जी करेंसी कहलाता है एटीपी। एटीपी क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है बेटा। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तुम्हारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये तुम ध्यान कर लो। एटीपी क्या है, तो ऊर्जा मुद्रा है, यानी एनर्जी करेंसी है, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, या कहा जाए कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का कोशिका का कोशिका का पावर हाउस बेटा किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। तो सभी बातें एक है बेटा, कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा ग्रह, तो कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर कह दिया जाए प्रोटीन जो हमारा होता है इसको संश्लेषित कौन करता है, तो जो प्रोटीन है उसको संश्लेषित करने का काम कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री, बेटा ध्यान रखना, जो हमारा प्रोटीन है उसकी फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो जो हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री है वो कहा जाता है तुम्हारे राइबोसोम की। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ये प्रोटीन को क्या संश्लेषित करता है। और अगर आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाए, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ठीक है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ये किसको कहा जाता है? इसी को बेटा सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। सुसाइड बैग भी इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है लाइसोसोम। ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है लाइसोसोम्स। ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा लाइसोसोम। ये हमारा हो जाता है बेटा लाइसोसोम। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि सर कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। और हमारा हो जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी जो प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम करता है वो किसे कहते हैं? वो राइबोसोम को कहते हैं। अगर कहा जाए कि पैकेजिंग और परिवहन का काम कौन करता है, पैकेजिंग और परिवहन का काम कौन कर देता है, तो वो गोल्जी बॉडी जो होता है हमारा वो कर देता है। वो गोल्जी बॉडी जो होता है हमारा वो कर देता है, ठीक है। लेकिन आपसे जो कहा गया था, ये आपसे कहा गया कि पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्या हो जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऊर्जा मुद्रा, क्योंकि ऊर्जा मुद्रा ही एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कह रहा जैविक दुनिया में उपयोग होने वाली ऊर्जा अंततः कहाँ से आती है? जैविक दुनिया में उपयोग होने वाली, जैविक दुनिया में उपयोग होने वाली ऊर्जा जो है वो कहाँ से आती है? तो कहोगे सर ये कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, यानी सन से। पौधे यानी
हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम बात कर लें बेटा किसकी, अगर हम बात कर लें तुम्हारी विटामिन्स की, अगर बात हम कर लें तुम्हारे विटामिन्स की, अगर बात हम तुम्हारे कर लें विटामिन्स की, तो विटामिन्स की खोज ध्यान रखना, विटामिन्स की खोज कब की गई थी? सन 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में सी फंक के द्वारा विटामिन्स की खोज की गई थी। अगर सी का पूरा नाम पूछ लिया है तो इनका पूरा नाम काशिमिर फंक हो जाता है बेटा, इनका पूरा नाम काशिमिर फंक हो जाता है, इनका पूरा नाम काशिमिर फंक हो जाता है, इनका पूरा नाम काशिमिर फंक हो जाता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि जो विटामिन होते हैं दो भागों में विभाजित होते हैं, एक तुम्हारे बेटा जल में घुलनशील होते हैं, एक तुम्हारे वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं उनको वाटर सॉल्युबल कहते हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, वो फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन होते कितने? तो विटामिन ए हो जाता है, विटामिन बी हो जाता है, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन के, ये बेटा 6 विटामिन होते हैं। ये हमारे 6 विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। वो हमारा एक विटामिन बी होता है और एक सी होता है। बाकी बचा क्या? ए, डी, ई, के। बाकी जो हमारे बच्चे ए, डी, ई, के यानी 4 विटामिन ये हो गए। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे कौन से हो गए? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील हमारे विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन, इसमें 2, ये टोटल हो गए बेटा 6 विटामिन, ठीक है ना। पूछा जाएगा तुमसे, पूछा जाएगा कि बताओ हमारे शरीर को विटामिन से क्या मिलता है, हमारे शरीर में विटामिन से एनर्जी मिलती है या नहीं, तो तुम क्या कहोगे? सर विटामिन से हमारे शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। क्या? सबसे पहला बात, सबसे पहली बात आप ध्यान रखो कि विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा या कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। तो होता क्या है? तो विटामिन से हमारे शरीर में होने वाले रोगाणुओं से हमारी मदद करता है। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई डिजीज़ होती है तो ये उनसे लड़ने में सहायक होता है, या साथ ही साथ कह सकते हो ये हमारे शरीर में होने वाली जो भी उपापचय क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं जो भी हैं उनमें ये सहायक होते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म को ये क्या करते हैं? मजबूत करने का काम हमारे करते हैं। बात क्लियर है? तो विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन होने वाले रोगाणुओं से ये हमारी मदद करता है बेटा, मदद करता है। यानी ये हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हो रही उनसे लड़ता है, और ये उनसे लड़ के हमें बचाता है, और उन्हें क्या मिलता है? उनसे हमें लड़के बचाता है, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखोगे, और साथ ही साथ शरीर में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें ये हमारी मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को हमारे मजबूत कर देता है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखोगे। फिर बात हम लोग बहुत सारी हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई के, ये सभी के एक एक नाम है, उन नाम आपको बताए गए हैं। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद करोगे। विटामिन ए रेटिनॉल हो जाता है, विटामिन बी थायमिन हो जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो जाता है, विटामिन ई तुम्हारा टोकोफेरॉल हो जाता है, विटामिन के क्या हो जाता है? फिलोक्यूनॉन या नेफ्टोक्यूनॉन, ये तुम्हारा विटामिन के हो जाता है। इस तरह से सारे नाम हो जाते हैं। अगर हम विटामिन बी के पार्ट की बात करें तो विटामिन बी वन आपका थायमिन होता है, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन बी थ्री तुम्हारा नियासिन होता है, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड होता है, विटामिन बी सिक्स क्या हो जाता है? आपका पायरिडॉक्सिन हो जाता है, विटामिन बी सेवन आपका बायोटिन हो जाता है, विटामिन बी नाइन फॉलिक अम्ल हो जाता है, या इसी को फोलेट भी कहा जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालिन हो जाता है, और इसे कोबलमाइन भी कहा जाता है। इसी में आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन बी ट्वेल्व में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं बेटा, जो आपको कराए गए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अक्सर आप देखोगे कि एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है विटामिन से लेकर। सोर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हो जाते हैं, और इनसे होने वाली बीमारी भी पूछ ली जाती कि सर बताइए विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती, तो रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको रात को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ये रतौंधी विटामिन ए के कारण होती है। और इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे अच्छा स्रोत है, वो है बेटा गाजर। गाजर से आपको सबसे ज़्यादा विटामिन ए प्राप्त होता है। अगर हम बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी से बच्चों में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, और स्कर्वी कहाँ होता है? तो दांत और मसूड़ों में होता है। विटामिन डी की अगर हम बात कर लें तो विटामिन डी से होने वाला रोग जो बेटा है वो बच्चों में रिकेट्स होता है, यानी बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर हम लोग बड़ों की बात करें तो विटामिन डी से कौन सा? ऑस्ट्रियोपोलोसिस रोग हो जाता है, ऑस्ट्रियोमलेशिया जिसे कहोगे। और आपका विटामिन ई से जो होता है इनफर्टिलिटी, जिसे आप जनन क्षमता में कमी कहते हो, नपुंसकता हो जाती है। और विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, यानी रक्त के थक्के से। तो ये सारी इससे होने वाली डिजीज़ हैं। आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ोगे, आप सभी लोग इनको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से याद करोगे इनको, ठीक है। ये सारी विटामिन की बातें। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि प्रोटीन
वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सभी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका अनुपात 55 से 60% होता है। कितना? 55 से 60% होता है। तो आप ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये राइट हो जाएगा। और विटामिन के बारे में आप ये सारी बातें ध्यान रखोगे, ठीक है। विटामिन से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ दूध में क्या, दूध या दूध से बना हुआ कोई भी उत्पाद हो सकता है, दूध से बना हुआ कोई भी उत्पाद हो सकता है, उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा बेटा विटामिन सी। दूध या उससे बना हुआ, दूध से बना, दूध से बनी, दूध या दूध से बनी कोई उत्पाद, दूध से बना कोई भी उत्पाद में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा बेटा विटामिन सी। आपका जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है। और इस विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की कमी से हमारा होने वाला रोग कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? वो हमारा स्कर्वी हो जाता है। वो हमारा स्कर्वी हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आपको यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कि जो विटामिन है, विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में सी फंक के द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम काशीवीर फंक हो जाता है। और 6 विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई और के। 2 विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं और बचे हुए आपके वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं। जो जल होता है, जल में विटामिन बी और सी घुलनशील होते हैं। और वसा में आपके ए डी ई के मतलब 4 विटामिन होते हैं, ये आपके वसा में घुलनशील हो जाते हैं। पूछा जाएगा बताओ कौन सा विटामिन है? बताओ कौन सा विटामिन है बेटा जो दूध से बना कोई उत्पाद, या दूध में ही बात कर लें तो कौन सा विटामिन उसमें नहीं पाया जाता? तो उसमें विटामिन सी जो है वो हमारा नहीं पाया जाता है। वो हमारा नहीं पाया जाता है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखे बेटा, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं आज के क्वेश्चन। अब आप इनको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लोगे? एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से इनका रिवीजन कर लोगे। एक बार इनका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे, मतलब इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी जो बनाई है आपने उसमें नोट डाउन करते हुए उनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए वो सारे नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। अगर आप ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है 1200 क्वेश्चंस की, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे तो मैं वादा दिलाता हूँ कि 1.5 से 2 महीने मतलब 50 दिन के आसपास में हम लोग पूरी बायोलॉजी कवर कर रहे होंगे। और आपको किसी भी बैच को परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप यहाँ से अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हो। इतनी क्लास पर के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे या प्रीवियस ईयर बने हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आप इसी में बेहतर तरीके से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे और जितने भी उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे सारे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।